स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 76। 31 जनवरी की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। जैसे कि लास्ट वर्कशीट हम पढ़ते हुए आ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद, तो उसी चैप्टर को आगे काफ़ी वीडियोस में हम करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है, साथ के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हिस्ट्री में सिर्फ अकेला यही चैप्टर हमारा आ रहा है, तो जितनी भी वेटेज जाने वाली है हिस्ट्री को, वो इसी चैप्टर को मिलने वाली है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि इस चैप्टर को हमें ध्यान से पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि लास्ट की जो दो वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 74 एंड 75, जिसमें हमने असहयोग आंदोलन शहरों में और गांव में किस प्रकार फैला और लोगों ने किस प्रकार अपनी प्रतिक्रियाएं दिखाई, वो पढ़ा। उन्हीं में से एक है बागानों में स्वराज, जो कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से ही संबंधित है, थोड़े बैकवर्ड एरिया से ही संबंधित है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ तक अभी हम पढ़ रहे थे असहयोग आंदोलन, इसी के साथ शुरुआत हो जाएगी एक और गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन की, जो कि होने वाला है सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सबसे पहले अगर बात करें बागानों में स्वराज, इससे पहले वाली वर्कशीट यानी कि वर्कशीट नंबर 75 में जहां हमने गुरिल्ला आंदोलन पढ़ा और अवध की कहानी पढ़ी, वहीं इन्हीं में से संबंधित एक और कहानी है, वो है असम की कहानी। तो महात्मा गांधी के विचारों, स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। हर कोई अपने हिसाब से गांधी जी के नियमों को, गांधी जी के जो थॉट्स थे उनको अपने हिसाब से ले रहा था। तो मजदूर भी अपने हिसाब से इसको समझ रहे थे। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब था कि वो उन चार दीवारियों में जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। तो यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि जो बागान में काम करने वाले मजदूर थे, एक तरीके से उनको बंदी बनाया हुआ था, वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते थे। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गाँव से संपर्क रख पाएंगे। तो वहीं 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। तो आपसे एक्ट पूछ सकते हैं, कौन सा एक्ट था? 1859 में एक एक्ट आया था इंग्लैंड के अंदर, इमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिसके थ्रू मजदूर बिना परमिशन अपने मालिक के वापस नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही मजदूरों ने सुना कि यहाँ पे असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला है, उन्होंने बागान छोड़ दिया और अपने घर को भाग गए। उनको लगा कि भाई अब सहयोग नहीं करना, इसका मतलब काम नहीं करना, और वो वापस अपने गांव की तरफ भागे। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए हर एक गांव में ज़मीन मिल जाएगी, हमें गांधी जी ज़मीनें देंगे, हम अपने गाँव में ही खेती करेंगे। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाए, क्योंकि उसी समय पर रेलवे और स्टीमरों की भी हड़ताल चल रही थी। रास्ते में ही पकड़े गए, पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरह से मारा। तो ये भी एक कहानी है जो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। इन्होंने अपने हिसाब से उसका मतलब निकाला और एकदम से रिएक्ट किया। वहीं अगर बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो ये एक और सबसे बड़ा हथियार था गांधी जी के सामने, जिसके थ्रू उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया। देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात करें तो ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने बोला कि हर एक वो कानून जो आपकी बेसिक मूलभूत स्वतंत्रता को खत्म कर रहा है, उस कानून को ही आप तोड़ दो। और इसकी शुरुआत हुई चोरी चोरा नामक, वैसे इसकी जो रियल शुरुआत है वो रॉलेट एक्ट के थ्रू हो चुकी थी, रॉलेट सत्याग्रह के थ्रू हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर गांधी जी ने फाइनली नमक बनाकर एक कानून तोड़ा और इसकी शुरुआत कर दी। तो फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरी चोरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना हुई, जहां पर महात्मा गांधी जी को ये रियलाइज हुआ कि नहीं, ये आंदोलन अब हिंसक होता जा रहा है। और गांधी जी ने फरवरी 1922 के बाद ये आंदोलन को कॉल ऑफ कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। और कांग्रेस के कुछ नेता इसी जन संघर्षों से थक चुके थे, तो वे प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। तो कुछ मिक्स रिएक्शन आने लग गए थे लोगों के। कुछ कहते थे कि भाई ब्रिटिश नीतियों का सपोर्ट ऐसे आंदोलन के थ्रू मत करो, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, वहाँ उनको जवाब दो। जबकि गांधी जी और बाकी लोग थे वो कह रहे थे नहीं, अब कोई भी हल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो कांग्रेस है, वहाँ पे दो जो भाग हैं वो बंटते दिख रहे थे। एक तरफ थे CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे लोग, जो कांग्रेस में ही रहकर एक नई पार्टी का उन्होंने गठबंधन किया, जिसका नाम था स्वराज पार्टी, एक गठन किया, जो कहते थे कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता थे, जो कहते थे हम उग्र आंदोलन करेंगे और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाएंगे। तो यहाँ पे कांग्रेस भी दो भागों में
बढ़ती हुई सी नजर आ रही है। वहीं पे एक और केस सामने आता है, साइमन कमीशन। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में, जहां पे भारतीय जनता बहुत ज्यादा आंदोलन कर रही थी, तो ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन, नाम याद कर लीजिए बेटा, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। और इस आयोग का मुख्य कार्य क्या था, ऑलरेडी वर्कशीट में भी अंडरलाइन करके दी हुई है, ये बहुत अच्छी बात है, कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना। अर्थात यानी कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है या इंडियन संविधान है, भारतीय संविधान में अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उसको देखिए और उसके को सॉल्व करने के लिए सुझाव दीजिए। लेकिन समस्या ये थी कि भारत का संविधान सुधारने आए हैं और उस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। मतलब ये तो वही वाली बात होगी, घर की समस्या हमारी और पड़ोसी आके सॉल्व कर रहे हैं। तो सारे अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ लगा, यानी कि साइमन कमीशन गो बैक, वी डोंट नीड यू। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया और इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियल स्टेटस का गोलमेल एक सा ऐलान कर दिया। यानी कि डोमिनियल स्टेटस के थ्रू क्या होगा, अब एक मीटिंग होगी जिसके थ्रू उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना सा कहा कि भावी संविधान के बारे में अब चर्चा होगी, जहां पे एक गोलमेज सम्मेलन होगा। गोलमेज सम्मेलन अगर सिंपल शब्दों में बोले तो एक मीटिंग होगी जहां पर भारतीय बैठेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी बैठेगी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन में फाइनली बोल दिया गया कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। अब हम थोड़े बहुत इलेक्शन से नहीं मानने वाले, ये देश हमारा है और इसको रूल भी हम ही लोग करेंगे। तो तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को भारत का सबसे प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी आप कह सकते हो नॉलेजेबल वर्कशीट है ये वाली। इसके अलावा एक और हिस्ट्री में मैं अगर बात करूँ तो बेटा डेट्स बहुत आ रहे हैं, ईयर्स बहुत आ रहे हैं और इनको आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको एक यही सलाह दूंगी कि आप एक टेबल बनाते जाइए, जिस वर्कशीट में जो जो डेट्स आ रही हैं उसको आप लिस्ट करते जाइए कि 29 को क्या हुआ या 2020 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, तो वो आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं। वहीं अगर बात करें प्रश्नोत्तर की, तो सबसे पहला, असहयोग आंदोलन में बागानी मजदूरों की भागीदारी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो ये वाली जो पूरी स्टोरी है बेटा, बागानों में स्वराज, ये पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें प्रश्न नंबर 2 की, तो साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये वाला पॉइंट आपका साइमन कमीशन में आ जाएगा कि कैसे आयोग या भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने आया था और इसमें एक भी भारतीय नहीं था, जिसको भारतीय लोगों ने पसंद नहीं किया। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।